बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि WHO का दावा 2025 तक आएगी कैंसर के मरीजों की बार, 77% तक बढ़ जाएंगे मामले। अगर बचना है तो ना करें इन चीजों को अनदेखी। कौन सी चीजें आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में कब मिलेगी ठंड से राहत, आज इन इलाकों में बारिश के आसार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले कई छात्रों पर शुरू हुई केस की तैयारी, इस वजह से हो रही है कार्रवाई। अगर आप भी घर खरीदने के लिए ढूंढ रहे हैं सस्ता होम लोन तो यहां से जाने क्या है पूरा प्रोसेस। नीतीश के जाने से तेजस्वी यादव को होंगे 5 बड़े फायदे। कौन से फायदे आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर दे रही है इतने लाख रुपए का अनुदान, यहां जाने कैसे उठाना है इसका लाभ। अब आपके स्मार्ट प्रीपेड मीटर में होगी नई सुविधा, मिलेगी ये लाभ, ऐसा करने पर घर में बत्ती नहीं होगी गुल। नीतीश के पाला बदलने पर ललन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा अब शुद्ध हुई बिहार की सियासी हवा। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, लालू के बेटे तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने दिखाया आईना। सीएम योगी आदित्यनाथ बने देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी तेज, 10 से अधिक विधायक बदल सकते हैं पाला, क्या होगा बड़ा खेला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। चाचा पशुपति पारस ने भतीजे को दिया झटका, इस फैसले से बड़ी चिराग पासवान की टेंशन। सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर दे रही है इतने लाख रुपए का अनुदान, यहां जाने कैसे उठाना है इसका लाभ। बिहार में खत्म होगा भूमाफियाओं का आतंक, उन्हें निपटाने के लिए सरकार बना रही है यह रणनीति। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा दावा, कहा भाजपा में नहीं है कोई दागी, नीतीश के एनडीए में आते ही इंडिया अलायंस हो गया समाप्त। एक्शन में नीतीश कुमार, सरकार का बड़ा फैसला, 4 आयोगों को कर दिया भंग। सक्षमता परीक्षा, नौकरी जाने का भय, शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी। पटना के स्कूलों का फिर बदला समय, जानिए अब कितने बजे लगेगी क्लास और क्या है डीएम का आदेश। बिहार बोर्ड का करा एक्शन, अब 2 साल तक एग्जाम नहीं दे सकेंगे ये इंटर परीक्षार्थी, जाने क्या है इसकी वजह। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी तेज हो चुकी है, जब 10 से अधिक विधायक पाला बदल सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस पहले भी टूट की मार झेल चुकी है। बजट सत्र के पहले 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। इससे पहले सत्ता के गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चा उत्कृष्ट पर है। कांग्रेस नेतृत्व भी इस खतरे से अंदर खाने बेचैन है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस टूट की मार झेल चुकी थी। अब 3 विधान पार्षद को लेकर की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। अशोक चौधरी खुद भी विधान पार्षद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब अशोक चौधरी को मंत्री बना करके इनाम दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों को फिर से तोड़ने की प्रकटा लिखी जा रही है। कई विधायकों के बीच सत्ता सुख एवं मंत्री पद लपकने की लालसा चरम पर है। हालांकि इसकी सूचना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को मिल चुकी है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में की जा रही है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस के कई विधायक नीतीश कुमार का साथ दे सकते हैं। बिहार की बदलती राजनीति के बीच कांग्रेस विधायकों पर सबकी नजर है।
दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से पहले ही नौकरी जाने का भय सता रहा है। जब वे सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की वजह से वे काफ़ी डरे हुए हैं। जब शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के खिलाफ नियोजित शिक्षकों का संघ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह नियोजित शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का फैसला नियोजित नीति के खिलाफ है। यह नियोजन के बाद बिहार सरकार ने 60 साल तक नौकरी में रहने की बात कही थी और अब सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है, जिसके खिलाफ नियोजित शिक्षक संघ विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जब कई सालों से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। जब इस मांग को पूरा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह में कहा था कि एक औपचारिक परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी सुविधाएं बढ़ जाएगी और फिर दूसरे जिलों में तबादला भी हो सकेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की योजना है कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर के उन्हें अपने घर के आसपास के स्कूल से हटा करके जिले के सुदूरवर्ती या फिर दूसरे जिलों के स्कूलों में पदस्थापित किया जाए, जिससे कि वे स्थानीयता का फायदा या फिर दबंगई करने के बजाय दूसरे के स्कूल के पास जाकर के रह करके पठन पाठन पर ध्यान दे सके। शिक्षा विभाग की इस नीति से उन लाखों शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है जो अपने घर के आसपास के स्कूल में पदस्थापित है। वे स्कूल के साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं, जब पर घर से दूर के स्कूल में पदस्थापन होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। जब घर से दूर के स्कूलों में पदस्थापन जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर अपने घर के आसपास जाना चाह रहे थे, उनकी योजना को भी झटका लगने वाला है। इसीलिए नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के आवेदन में 3 जिलों के प्रावधान को हटाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदल करके बीजेपी के साथ जाकर के एनडीए की सरकार बनाने पर पहली बार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि पार्टी को क्या दिक्कत है, क्या डिसीजन लेना है, ये हम मीडिया से तो डिस्कस करते नहीं हैं और ना ही ये मीडिया का काम है। क्या निर्णय लेना है ये हमारा काम है। तो जो निर्णय ठीक लगा वो हमारे नेता नीतीश कुमार ने लिया है। जब वही बिहार की ताज़ा राजनीति पर ललन सिंह ने कहा कि अब बिहार की सियासी हवा शुद्ध हुई है। जब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि वे एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि सदन में हम अपनी पार्टी के नेता हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ललन सिंह लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और ट्विटर पर लिखा है कि देश के वरिष्ठ नेता एवं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रीदेव लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उन्हें ढेर सारे बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रस्सी जल गई पर लेकिन ऐठन नहीं गई। बिहार में बीते 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आकार ले लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक मंत्री बने। उधर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि ये सरकार नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि असल खेल होना तो अभी बाकी है। पटना में पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने से यही सवाल पूछा गया है कि तेजस्वी का दावा है कि कितना सही है। इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि रस्सी जल गई पर ऐठन अभी भी बरकरार है। लक्षण ठीक नहीं है, लगता है कि और दुर्गति होना अभी बाकी है। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अगस्त 2022 में बिहार की राजनीतिक फिजा तब बदल गई थी जब नीतीश कुमार अपने पुराने साथी बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में आ गए और राजद, कांग्रेस और फिर लेफ्ट दलों के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। लेकिन एक बार फिर से 27 जनवरी 2024 को बिहार की सियासत ने करवट ली और 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के सहयोग से एनडीए की सरकार बन गई। राजद ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटूराम कहा। जब लालू परिवार के बेटे बेटी और फिर आरजेडी, कांग्रेस के अन्य नेता भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इधर बिहार में सत्ता बदलने के बाद से लालू परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि ईडी ने उन्हें पहले से ही नोटिस दे रखा था, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का तोता की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच करप्शन के आरोप में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया में फॉलोअर्स के मामले में देश भर के मुख्यमंत्रियों के बीच पहले स्थान पर है। जहां हाल ही में योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत एक्स अकाउंट में 27.4 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की संख्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर के सीएम में सबसे अव्वल स्थान पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ भारत के राजनेताओं के अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में तीसरे स्थान पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पीछे रह गए। जहाँ वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और फिर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 27.4 मिलियन फॉलोअर्स, जहाँ वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अकाउंट पर 27.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो फिर वहीं अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं अगर बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की बात करें तो उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम है। सीएम नीतीश कुमार के मात्र 8.5 मिलियन फॉलोअर्स। जहाँ आंकड़े में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स के मुकाबले सीएम नीतीश कुमार के फॉलोअर्स में 20 मिलियन कम है, 20.5 मिलियन कम है। ऐसे में नीतीश कुमार योगी से लोकप्रियता के मामले में काफ़ी कम है। दोस्तों नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में साल 2020 का ही फॉर्मूला चला है। जी हाँ, एक को छोड़कर के विभागों का बंटवारा उसी तर्ज पर हुआ है। जहाँ उस समय सूचना प्रौद्योगिकी भाजपा के पास थी, इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास। जहाँ वहीं तब की सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के हिस्से के दोनों विभाग भाजपा कोटे में आ गए हैं। जहाँ वहीं ताज़ा गठित खेल विभाग भाजपा के पाले में चले गए हैं। 2020 के बाद गठित नीतीश कुमार के जदयू के पास 19 विभाग, इस बार भी उतने ही विभाग हैं। जी हाँ, भाजपा 21 से 23 पर पहुंच गई है। लघु जल संसाधन और फिर पशु एवं मत्स्य संसाधन और खेल नए विभाग मिले हैं। जब विभागों पर गौर करें तो 2020 की एनडीए सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों को जो विभाग मिले थे, शनिवार को कमोबेश वही हिस्से में फिर से मिले हैं। अलबत्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे में एक नया विभाग अवश्य आया है। जदयू के एनडीए छोड़कर के महागठबंधन में जाने के बाद आरजेडी और फिर कांग्रेस को भाजपा कोटे वाले विभाग मिले थे। पिछले मंत्रिमंडल में राजद को जदयू कोटे का शिक्षा विभाग और फिर ग्रामीण कार्य विभाग भी मिला था। अब फिर से दोनों जदयू के पास चले आए हैं। जब सूचना प्रौद्योगिकी 2020 में भाजपा के पास था, जो अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास है। 2020 में लघु जल संसाधन विभाग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास था। ये महागठबंधन सरकार में जदयू के पास था। जहाँ अब ये भाजपा कोटे में है। जहाँ पशु एवं मत्स्य संसाधन वीआईपी के पास था, अब भाजपा के पास है। खेल राजद को मिला था, अब भाजपा के पास है। दोस्तों बिहार के अलग अलग जिलों के अंदर सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे शिक्षकों को तो राज्य सरकार ने खुशखबरी दे दी है, लेकिन इस खुशखबरी को हासिल करने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उससे उन गुरुजी की सामत आनी तय मानी जा रही है, जो अब तक बड़े ही आसानी से अपनी सेवा का आनंद उठा रहे थे। अब यदि उन्हें खुद को राज्यकर्मी बनना है तो फिर थोड़ी मेहनत करनी होगी और के पाठक के साथ ही साथ शिक्षा विभाग की नजरों में अपनी काबिलियत साबित करनी। दरअसल बिहार में नियोजित शिक्षकों को तो राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले उनकी एक विशेष परीक्षा से गुजरनी होगी। यदि वो इस परीक्षा में सफल होते हैं तो बड़ी ही आसानी से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और कई अन्य तरह की सुविधाएं भी हासिल होने लगेगी, जो अब तक उन्हें नहीं मिलती थी। लेकिन पेच वहां फंसेगा जब कोई नियोजित शिक्षक 3 बार में भी इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। इसके बाद उन टीचरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस निर्णय और फिर यदि अच्छे से समझे तो फिर एक तरफ जहां राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षक पिछले कई सालों से अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों को झटका तो लगेगा, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अगर उनकी ये नई तरकीब काम करती है तो फिर बिहार की शिक्षा में एक नया कायाकल्प देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं इस बात पर कि ये संभव कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि बिहार में 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान देंगे। नियोजित शिक्षकों को 3 बार परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। यदि तीनों बार वे परीक्षा में फेल होते हैं तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अब हम इस फैसले को अच्छी तरीके से अगर समझें तो इससे ये मालूम होता है कि राज्य में यानी कि बिहार में अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों को 3 मौका दिया जा रहा है, जहाँ अपनी हुनर को साबित करने का और फिर
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं, बस आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है और राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना है। अब के पाठक के इस चाल से यह होगा कि यदि कोई टीचर 3 बार में भी सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अब उनके अंदर शायद वो जज्बा या फिर पैनापन नहीं रहा, तो फिर वर्तमान में छात्रों को देने के लिए ज़रूरी है कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर वैसे टीचरों की छुट्टी की जाएगी जिनकी वजह से बिहार के अंदर सरकारी स्कूल को लेकर के जो तस्वीर बनी हुई है और फिर बिहार के सरकारी स्कूल की एक नई तस्वीर बन सकती है। इसके बाद अब सवाल उठता है कि अब ये नियोजित टीचर तो वही कहेंगे जो पहले से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो फिर तस्वीर बदलेगी कैसे? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि राज्य में यानी कि बिहार में पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की यानी कि बीपीएससी की तरफ से परीक्षा आयोजित करवा करके शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली करवाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान पहले चरण को छोड़ दे तो फिर दूसरे चरण में ये देखने को मिला कि कई सब्जेक्ट में टीचर बनने के लिए कट ऑफ 150 में 100 के आसपास पहुंचा। इसका मतलब यह हुआ है कि के पाठक और शिक्षा विभाग एक नई तस्वीर लिखने की शुरुआत कर चुका है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि के पाठक के इस नए निर्णय से बिहार की तस्वीर कितनी बदलती है और जब नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जाती है तो फिर इसका आंकड़ा क्या निकल करके सामने आते हैं। और एक तरफ नए टीचरों की रैपिड एक्शन मोड में बहाली चल रही है, वह कहां तक बिना कोई लंबा ब्रेक लिए चल पाती है ये भी देखना होगा। यदि के पाठक इसमें सफल होते हैं तो फिर शायद बिहार के बच्चे जो सपना लिए बैठे हैं उनका सपना साकार हो सके और बिहार में भी शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिल सके। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने से अब सियासी माहौल बदलने लगा है। जब नीतीश कुमार जहां 12 फरवरी को बहुमत साबित करने की तैयारी में लगे हैं तो वहीं आरजेडी भी लगातार बैठक करके खेला करने की तैयारी में लगी हैं। जब तेजस्वी यादव ने इससे पहले कह दिया था कि बिहार में खेला होगा, जब दरअसल आरजेडी सरकार बनने के लिए बहुमत से एकदम नज़दीक है। जब इस वजह से नीतीश कुमार और भाजपा के खेमे में भी अपने विधायकों को बचाने की चुनौती है। जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने विधायकों पर नज़र बनाए हुए हैं, जब कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है। जब कांग्रेस के सारे विधायक दिल्ली में हैं, उन्हें विश्वास मत के दिन तक शिमला में रखा जाएगा। जब बिहार विधानसभा सीटों का गणित समझना जरूरी है। आरजेडी 7-9 विधायक यानी कि 79 विधायक, बीजेपी 78 विधायक, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, एआईएमआईएम 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 4 और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह है। सबके जहन में यह सवाल है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से तेजस्वी यादव को कौन से 5 बड़े फायदे होने वाले हैं। तो फायदा के बारे में अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव को अब खुद की छवि को चमकाने का मौका मिलेगा, जबकि इससे पहले उन्हें किसी भी काम में नीतीश कुमार को भी श्रेय देना होता था। वहीं पर नीतीश कुमार के पाले में मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाजपा के साथ जाने के चलते नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोटरों का नुकसान हो सकता है। जब वहीं पर लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के अब माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जेडीयू की 16 सीटों की डिमांड ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी थी। वहीं पर तेजस्वी यादव शिक्षक नियुक्ति का क्रेडिट लेकर के शिक्षकों के परिवार का वोट लेने की कोशिश करेंगे, जब लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रयास से ही 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी गई है। वहीं पर नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगा करके भाजपा की तरफ गए यादव वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो आपको बिहार सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। जी हाँ, वो भी पैसा ये छोटा मोटा पैसा नहीं बल्कि लाखों रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है, जिसमें सामान्य जाति के युवक युवतियां अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों से विवाह करने का बढ़ावा दिया जाता है। दरअसल सरकार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करके आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर लगभग 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना देश की ज्यादातर राज्यों में चलाई जाती है। ऐसे में आइए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, अगर आप भी बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर पात्र लाभुक एक मुश्त में 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी, सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात की जाए तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और इसमें आपको आवेदन ये 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा शादी करने के बाद। साथ ही साथ लड़का लड़की की पहली शादी होनी चाहिए। दंपति की वार्षिक का 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। अंतरराज्य विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए पात्रता के अंतर्गत जाती है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए पात्रता के बारे में अगर बात किया जाए तो अंतरजातीय विवाह अथवा
दिव्यांग महिला पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु 18 से 21 साल हो तो फिर अंतरजातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांग जनों से विवाह करने के लिए दिव्यांग जनों को अनुदान की श्रेय देना होगा। वहीं अगर विवाह में पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो फिर दोनों का अनुदान दे देना होगा। इसी प्रकार से दिव्यांग जन यदि अंतरजातीय विवाह करते हैं तो फिर दिव्यांग विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाह के दौरान अनुदान दे देना होगा। बिहार सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभुक अपना आवेदन प्रखंड कार्य स्थल पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। वहीं अगर आप राज्य सरकार की योजना से जुड़ी हुई आर्थिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकार के द्वारा जारी की गई सामाजिक सुरक्षा निधि साल सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 180034566262 पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है। जब पछुआ के प्रभाव में तेजी आने और फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को राज्य में वर्षा के आसार काफी बढ़ गए हैं। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की भी संभावना है, जहां बिहार के दक्षिणी इलाकों में मेघ गर्जन की संभावना है। 4 फरवरी को दक्षिण मध्य और फिर उत्तरी बिहार में बारिश के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक कुमार गौरव का कहना है कि 5 फरवरी को दक्षिण मध्य और फिर उत्तरी बिहार में बारिश होने के आसार है, यानी कि आज। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक कुमार गौरव का कहना है कि आज 5 फरवरी को बिहार के दक्षिणी भाग में बारिश के आसार है, जहां मध्य एवं उत्तरी बिहार के कुछ भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार का तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रविवार को बिहार में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार के अधिकतम तापमान में अब वृद्धि होती जाएगी। वहीं किशनगंज बिहार का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां किशनगंज में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार में औसतन न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जब सूर्यास्त के बाद वातावरण में ठंड बढ़ गई। जब दिन में धूप निकलने के कारण वातावरण में गर्मी बनी रही, लेकिन शाम 5 बजे के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो गई। जब रात 8 बजे तक तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, झारखंड के बाद बिहार में भी ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। आपको बता दूं कि एनडीए सरकार की फ्लोर टेस्ट तक बिहार में कांग्रेस नहीं लौटेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि झारखंड के बाद बिहार में भी महागठबंधन को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, इसलिए उसने अपने सभी 19 विधायकों को बिहार से दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ये फरमान भी जारी कर दिया गया है कि एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट तक कोई भी विधायक बिहार में नहीं रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के नेता बार बार ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये शब्द 2008 में पहली बार कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस शब्द सियासी चर्चा में आया था। वैसे ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कोई अभियान नहीं है, बल्कि विपक्ष जोड़ तोड़ बनाने की बीजेपी की कवायद को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। उस समय बीजेपी को 225 में से 110 सीटें मिली थी और बहुमत के लिए 3 सीट और चाहिए थी। जब मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी को एकजुट रखने और फिर किसी प्रकार की टूट से बचाने को लेकर के बिहार के कांग्रेसी विधायकों को प्रदेश से बाहर रखा जाएगा, यानी कि बिहार से बाहर रखा जाएगा। अब कांग्रेस के विधायक बिहार विधानसभा के सत्र आरंभ होने के समय ही पटना पहुंचेंगे, जहां वे फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शनिवार शाम पार्टी के सभी विधायकों और फिर विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से इस बैठक में पार्टी के 19 में से 2 विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें सिद्धार्थ और फिर आबिदुर रहमान शामिल है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे ने सभी विधायकों को एकजुट रहने का मंत्र दिया है। विधायकों के साथ वे रविवार को भी बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सभी विधायकों को किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया जाएगा। यह उम्मीद की जा रही है कि उन्हें शिमला भी भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नई सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। जानकारी के मुताबिक आलाकमान ने अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव में सीटों की शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में बैठक बुलानी थी। जब बैठक में लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई, विधायकों को सभी 40 सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जहां महागठबंधन से जेडीयू के हटने के बाद पार्टी की संभावनाओं वाली लोकसभा सीटों पर भी चर्चा हुई। ये भी बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस अब 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि राजद की ओर से 12 सीटों पर ही सहमति हो सकती है। दोस्तों, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर अब सर्टिफिकेट केस की तैयारी चल रही है। इसमें कुल 1203 लाभुक शामिल है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों ने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन 1200 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा लिया, लेकिन उसकी किस्त जमा नहीं की है। अब विभाग उन पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए लोन देकर के पढ़ाई कराई जाती है और फिर नौकरी लगने के बाद उनको सरकार को फिर से वो रुपये वापस करना होता है। लेकिन
कई छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी नौकरी भी लग चुकी है, लेकिन उन छात्र छात्राओं ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन के किस्त अब तक वापस नहीं जमा किए हैं। इसको लेकर के कई बार उन्हें नोटिस भी दी गई है, लेकिन उन नोटिस को उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जहां विभाग वैसे चिन्हित छात्र छात्राओं पर अब नकेल कस रही है। ऐसे में अगर आप भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाए हैं तो आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार में लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज 5 फरवरी से शुरू होंगे। उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने बताया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को करेंगे। इसका लाभ सभी वर्ग के गरीबों को मिलना है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना में 94 लाख ऐसे परिवार मिले हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। इन्हीं परिवारों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब पिछले साल बिहार में हुई जाति आधारित गणना में सामने आया है कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। इसमें हर वर्ग के परिवार शामिल है। नीतीश सरकार इनके लिए योजना लेकर के आई है जिसका नाम लघु उद्यमी योजना दिया गया है। इसके तहत हर गरीब परिवार के लिए एक सदस्य को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इससे वे भी रोजगार शुरू कर सकेंगे। ये योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व में दावा किया है कि इस योजना में अगले 5 साल के भीतर राज्य के गरीबी दूर हो जाएगी। इस योजना का लाभ 5 साल के भीतर सभी 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। जब बताया जा रहा है कि लाभुकों को यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। जब बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को राज्य का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उनके परिवार का मासिक आय 6,000 रुपए से कम हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि इस दस्तावेज के जरिए योग्य लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना का लोकार्पण करने के बाद सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के 6 दिन बाद आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नई एनडीए सरकार में कुल 45 विभागों में आधे से अधिक भाजपा वाले को मिले हैं। जब भाजपा को सबसे ज्यादा 23, जदयू को 19, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमको 2 विभाग मिले हैं। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को पिछली सरकार की तरह ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। नई सरकार में विभागों का फॉर्मूला 2020 की पिछले एनडीए सरकार की तरह ही रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले की तरह ही अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में आरजेडी के पास रहा शिक्षा और ग्रामीण कार्य विभाग जदयू ने वापस अपने पास में रख लिया है। वहीं वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग वापस भाजपा को दे दिया गया है। जहां इसके अलावा आरजेडी के लगभग सारे विभाग भाजपा को दे दिए गए हैं। वहीं पर भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को फिलहाल 9 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन मंत्रालय तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। दोस्तों, सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे ललन सिंह ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति सही दिशा और शुद्ध हवा में चल रही है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में तेजी से काम हो रहा है और होगा। यह सांसद शनिवार को पूर्व सांसद ब्राह्मण मंडल के निधन पर शोक संतप्त परिवार वालों को संवेदना देने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने स्वर्गीय सांसद के पुत्र सह जदयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल को संतावना दी है। जब परिवार वालों से मिलकर के उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दी है। सांसद ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद नए विजन पर सोचेंगे। दोस्तों, तेलंगाना के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने कहा है कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। ये बातें शनिवार को परिसदन में पत्रकारों से कही है। जब उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत बनाने की साजिश में जुड़ी हुई है। मोदी सरकार का जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगा करके शिकंजा कसा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी लगा करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एवं अन्य राज्यों में भी प्रतिपक्ष के नेताओं पर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मोदी नीतीश दोनों ने पलटी मार करके सारा रिकॉर्ड तोड़ करके एक बार फिर से साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के
बाद 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। जातिगत सर्वेक्षण करा करके ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इससे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति की भी गणना हुई तथा आरक्षण 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी और फिर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज ले रही है। ये गरीबी का द्योतक है। जब मौके पर आरजेडी जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, महासचिव और भी कई सारे लोग उपस्थित रहे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को नालंदा में खूब गरजे। जी हां, दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुशवाहा के बेटे को किसी ने छुआ तो फिर सम्राट चौधरी कतरा कतरा खून आपके लिए बहा देगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया संभल जाएं, वरना नेपाल भागे या फिर गया में पिंडदान होगा। माफिया किसी भी धर्म जाति का हो, क्योंकि हमारी जाति में माफिया तो होता ही नहीं है। दोस्तों, बिहार में अपराध को रोकने के लिए पुलिस को कितनी सुविधाएं मिलती है, इसकी एक तस्वीर भागलपुर से सामने आई है, जहां 4 शराबियों को कोर्ट में पेशी ले जा रही उत्पाद विभाग की गाड़ी का बीच रास्ते बंद पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि चारों बंदियों को गाड़ी से उतार करके उन्हें धक्का लगवाया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अब मद्य निषेध विभाग के अधिकारी जाँच कराने की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल भागलपुर उत्पाद विभाग ने 4 शराबियों को पकड़ करके उसे व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए भेजा जाना था। चारों कैदियों को उत्पाद विभाग की गाड़ी से एक सिपाही के सहारे भेजा गया। लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले अचानक कचहरी चौक के पास बीच सड़क पर तेल खत्म होने के कारण गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद सभी गिरफ्तार लोगों को गाड़ी से उतारा गया और चारों से वाहन में धक्का दिलवाया गया। अब इन कैदियों को भी वाहन से बाहर निकाल करके पुलिस की गाड़ी को धक्का लगवाने का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। मामले में जब वाहन चालक सावन कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ कैदियों को कोर्ट पहुंचाने के लिए कहा गया था, मुझे नहीं पता है कि गाड़ी में तेल है या नहीं। वहीं इस सिलसिले में मद्य निषेध भागलपुर के सहायक उपायुक्त प्रमोदित नारायण सिंह ने बताया है कि आप लोगों के जरिए ही ये सूचना मिली है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी पूरी जाँच करवाएंगे। जो भी इसके लिए अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाँच का आदेश दिए जाएंगे। ये सही नहीं है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है। तेजस्वी के इस बयान का पलटवार करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में कोई खेला होना नहीं है। ये सब गलत बात है। जो खेला होना था अब तो वो तो हो गया। वहीं बिहार में देरी से हुए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक कार्य भी देखनी होती है, इसलिए थोड़ा समय लगा है। जब वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कहा कि 9 तारीख को संसद की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम लोग आपस में बैठ करके सीटों का बंटवारा कर लेंगे। एनडीए में सीटों को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ बनी नई सरकार, नीतीश सरकार संकट में है। जी हाँ, नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव बीजेपी और आरजेडी के 1 दर्जन विधायकों के संपर्क में हैं, जहां उनकी लगातार बातचीत चल रही है। जब तेजस्वी यादव विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बड़ा खेला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव दावा कर चुके हैं कि बिहार में अभी बड़ा खेला होने वाला बाकी है। जहाँ तेजस्वी यादव को बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बड़ा खेला करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे अभी अपना पत्ता नहीं खोलने को तैयार हैं। लेकिन केडीबी लैब ने उनके खेल को पहले से ही उजागर कर दिया है। जहां केडीबी लैब के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू विधायकों के सहारे नई सरकार को गिराने की तैयारी में जुटे हैं। इस बात का संकेत पहले ही जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी दे चुके हैं। वह तेजस्वी यादव को निर्दोष बता रहे हैं और राजनीति में कैसे पैसे का खेल होता है ये भी समझा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया। जब नई सरकार बनने से पहले ही राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी से बातचीत की थी। अब अखिलेश सिंह ने खुलेआम मांझी बनाने का ऑफर दे दिया है। अखिलेश सिंह का कहना है कि जीतन राम मांझी के सीएम बनने से महागठबंधन सरकार का सम्मान बढ़ेगा। जहाँ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऑफर के बाद जीतन राम मांझी चुप्पी साध चुके हैं। उनकी इस चुप्पी से बीजेपी जेडीयू की धड़कनें तेज हो गई है। मीडिया से बचने के लिए जीतन राम मांझी पटना से अपने क्षेत्र निकल गए। जहां सूत्रों के अनुसार जब तेजस्वी यादव खेला करने में यानी कि बीजेपी जेडीयू के विधायकों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, तब मांझी सामने आएंगे।
अंजाम दिया है। अलमीरे का ताला तोड़ करके विद्यालय में रखे 13 टैब, फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत करीब 2 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली गई है। यही नहीं, चोरों ने बच्चों की एमडीएम की थाली तक को नहीं छोड़ा है। चोरी की यह वारदात भवानीपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय भवन देवी में घटी है। विद्यालय की प्रधान बबीता देवी ने बताया है कि रोजाना की तरह आज सुबह विद्यालय पहुंची तो कार्यालय गेट का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर प्रवेश करने के बाद कमरे में 3 गोदरेज के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। जब सामान के बारे में जानकारी ली गई तो फिर पता चला है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 13 पीस लेनोवो टैब चार्जर, एक रेडियो, एक दीवार घड़ी, एक लाउड स्पीकर यूनिट, खेल कूद की महंगी सामग्री, साइंस किट और बाकी कई सारे सामान चोरी करके लेकर चले गए। यहाँ तक कि खाने के थाली तक वो भी नहीं छोड़ा गया, यानी कि थाली को भी अपने साथ में लेकर के चले गए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।